सर आसिम रज़ा इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि मेरा केस डिफरेंट इसलिए है कि आई एम विजुअली चैलेंज्ड। मेरी थ्रू आउट अर्ली एजुकेशन भी स्पेशल नीड्स एजुकेशन में मैंने कंटिन्यू की। उसके बाद मेरा जो मोड ऑफ लर्निंग है वो ऑडियो लिंग्वल है या लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग सॉफ्टवेयर्स, लेक्चर्स सुन के उन्हें नोट डाउन करना, कंप्यूटर पर टाइप करना। तो ये जो ऑनलाइन मीडियम था सर आसिम का थ्रू जूम, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था। कि बड़ी अजीब बात यह है कि मेरी क्लास के बीच में ना रोल नंबर की बात हुई है तो इनके रोल नंबर साथ साथ ही हैं। मतलब उसामा रोल नंबर आपका 68, राइट सर। उसामा 68 रोल नंबर और मोहसिन 72 रोल नंबर और समिया 75 रोल नंबर। मैं बच्चों को ज्यादा रोल नंबर से जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो मतलब इट वाज सरप्राइजिंग कि ये तीनों इतने साथ साथ वाले रोल नंबर और तीनों पीएस के बीच में आए। यानी कि 68 से 75 के दरमियान में आई गॉट फ्री एलोकेशन। लकी माशाल्लाह। एक बिगिनर, लेट्स सपोज मैं एज अ बिगिनर सीएसएस करना चाहती हूँ, कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ उसको क्या करना? First of all, I would like to mention that English grammar is the key to pass CSS. तो सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर पे काम करना चाहिए। उसके बाद ये कि आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना होना चाहिए कि आपको कोई भी बात, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं था, क्रिमिनोलॉजी आपका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अगर आपको बात समझाई जाए, राइट गाइडेंस मिल जाए तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। और जब समझ आ जाए तो फिर आपको अपने वर्डिंग में उसको लिखनी भी आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ द फाउंडेशन ऑफ CSS और एक बुनियादी अंग्रेज़ी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। लेकिन अब इंग्लिश भी करनी है तो कैसे करनी है? बिगिनर का सवाल ये होगा कि इंग्लिश करूँ तो कहाँ से करूँ, क्या चीज़ करूँ, कितनी करूँ? लिहाजा सर मैं कहूँगा बिगिनर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ही शुड फाइंड द राइट मेंटोर। हम जब अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स चूज करवाते हैं, जो 3 4 5 क्राइटेरियन हमने रखे हैं वो मैं आपके सुनने वालों के लिए बता देता हूँ, उनके लिए हेल्पफुल होंगे। एक तो स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है जी। आपने ये चीज़ देखनी है कि जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। जिन सब्जेक्ट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो, मसलन एक साल बहुत ऊपर अगले साल बहुत डाउन, ये बहुत रिस्की हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। आपको सब्जेक्ट वो चुनने हैं जो 5 सालों में 3 साल एवरेज से ऊपर वाले नंबर दे रहे हैं। किसी मेंटोर की, किसी उस्ताद की कंपनी में 10 मिनट बैठना 10 साल की रियाजत से बेहतर होता है। क्या बात है। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आई वुड से कि मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी अपनी स्टडी में, कि अगर मैं थक गई हूँ सारा दिन पढ़ने के बाद तो इशा की नमाज फिर मैं ये सोच के नहीं छोड़ती थी कि अगर मैंने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया है तो मैं नमाज क्यों छोड़ दूँ। तो हो सकता है नमाज छोड़ूँ तो ये CSS ही ना हो, बस ये डर लगा रहता था, और नमाज जो वो मैंने नहीं फिर माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर एक्सक्लूसिव। मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाजरीन, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे, किसी भी करियर में जो एक मेंटोर होता है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह के एक एग्जाम्पल आज हमारे स्टूडियोज़ में ऐसे सक्सेसफुल चेहरे मौजूद हैं, लेकिन उन सक्सेसफुल चेहरों के पीछे जो मेंटोरशिप है, स्ट्रगल है, और फिर क्या प्रेशर्स होते हैं। स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट CSS, बड़ा एक मुख्तलिफ और बड़ा एक मुश्किल इम्तिहान जो है वो ये होता है। इसमें आप डिफरेंट पेपर्स देते हैं, अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, और एवरीबडी वांट्स टू बी एन ऑफिसर। आजकल तो हर बंदा बनना चाहता है। किस तरह बना जा सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे राइट साइड पे, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह, एक बड़े अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो बड़े हम्बल, बड़े जो है वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर भी हैं, PS ऑफिसर भी हैं, एट द सेम टाइम मेंटोर भी हैं, और ये आम जिंदगी में भी CSS मेंटोर तो है ही, लेकिन आम जिंदगी में आम बातों से भी बड़ा कुछ सिखाते रहते हैं। तो वेलकम टू द शो आसिम रज़ा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ आज जो है वो मुख्तलिफ इनके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CSS में अपना मार्क बनाया, ये भी PS ऑफिसर्स है माशाल्लाह, तो ये इनके लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। मोहसिन मेरे साथ मौजूद है, सनिया मेरे साथ मौजूद है, उसामा मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन ने दूसरी पोजीशन हासिल की है जनाब, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा मेरिट रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, आई गेस इफ आई एम नॉट। बिल्कुल ऐसे है जी। हाँ जी। तीनों स्टूडेंट्स जो हैं 2025 का जो रिजल्ट आया, और बल्कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कैसर भाई के साथ भी, 3 बच्चे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बीच में आए, जिसमें मोहसिन है पाकिस्तान में, इन्होंने दूसरी पोजीशन ली। उसके बाद में समिया है, इन्होंने 28 पोजीशन ली। उसामा है, इन्होंने पाकिस्तान में 15वीं पोजीशन ली। और ये तीनों बच्चे अब इन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम उनकी तरफ तो चलते हैं, लेकिन पहले आपको एज ए मेंटोर, आई एम श्योर आपकी आंखें बता रही हैं कि बड़ा उस टाइम पे प्राउड फील हुआ एंड यू वर हैप्पी, तो क्या फीलिंग्स थी जो एक पूरे साल की मेहनत आपने इन पे की, तो उसके जब रिजल्ट्स आते हैं तो एक मेंटोर को कैसा? मैं ना ऑफिस में था जिस वक्त रिजल्ट आया, दोपहर के टाइम था, और आजकल जिस तरह TDCP में मेरी पोस्टिंग है
और उस वक्त एक मीटिंग चल रही थी जिसमें मैं हस्ब दस्तूर चीख चिल्ला रहा था। वो अच्छा ज़ाहिर है वो टारगेट्स हैं डेवलपमेंट, हम गवर्नमेंट जो है पूरी जगहों पे डेवलपमेंट करवा रही है, तो जहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्टर ज़रा स्लो होता है तो हम फिर उस पर शोर मचाते हैं, पुश करते हैं, उन टारगेट्स को मीट करना है, क्योंकि इतना काम शायद टूरिज़्म में पिछली कई दहाइयों में नहीं हुआ होगा जितना इस एक साल में शुरू हो गया। एनीवेज, अब उसके ऊपर वो एक गर्मी वाला सीन चल रहा था, अचानक ही रिजल्ट आने शुरू हुए, पहले एक बच्चे की कॉल, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर मंजर ही बदल गया जी। और सामने वाले जो थे उन्हें मतलब हालात बदल गए, वो जज्बात मुझसे बदल ज़्यादा वो खुश थे कि जान छूट गई आज आज जो है किसी हवाले से। अच्छा मोहसिन, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब रिजल्ट आया, क्योंकि हम अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, देन फिर हम मेमोरीज और डिफरेंट चीज़ों पे आते हैं, आपने जो एक इतनी मेहनत की हुई थी सारा, तो कैसा फील हुआ? एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरी पोजीशन आएगी या नहीं? एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ये कभी सोचा नहीं था। अल्लाह इज़ वेरी काइंड, जितना सोचा अल्लाह ने उससे ज़्यादा करम किया। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। और फीलिंग्स उस वक्त तो स्टेट ऑफ डिसबिलीफ था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपके इर्द गिर्द कौन था फैमिली में से, और किस तरह से जो है उनकी एक्साइटमेंट क्या थी? मेरे पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स प्रोफेशनल्स हैं, तो वो ऑन ड्यूटी थे। ठीक है। मेरी मदर स्कूल में टीचर हैं, तो मैंने उन्हें कॉल की कि आप काइंडली घर आ सकते हैं अभी, और आई वॉज वेरी इमोशनल। मैंने कॉल किया तो शी आस्क्ड कि सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं, आप बस घर आ जाए, घर आके बता दो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहले बताओ कुछ हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा एक गुड न्यूज़, आप आ जाएँ घर। देन आई कॉल्ड माई फादर, आप काइंडली आप 2 मिनट के लिए घर आ सकते हैं। दे केम टू होम एंड when I revealed कि Allah has been very kind, they also started crying। और मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, ओवरवेलमिंग था। अच्छा, मुझे नहीं था पता, यानी घर फोन पे नहीं बताया घर वालों को है? पहले बुलाया, बहुत ही सस्पेंस फैलाया भाई। जी, बिल्कुल। Congratulations to you from the entire team of Discover Pakistan TV। हम समय आपसे पूछते हैं, आपका जब रिजल्ट आया, कौन था इर्द गिर्द, कैसे बताया और क्या फीलिंग्स थी? घर में तब जब रिज़ल्ट आया तो मुझे कॉल आती है कि आप तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है वो एलोकेट हो गई हैं, आपकी 28 पोजीशन है। आई वाज वेरी मच एक्साइटेड। उसके बाद फिर मैंने अपनी मामा को बताया, शी स्टार्टेड क्राइंग, और घर में सबको बताया। उसके बाद फिर कॉल्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कि नेक्स्ट ऑलमोस्ट 10 आवर्स के लिए कंटिन्यू रहा। माशाल्लाह, बहुत। तो फिर आप फील करिए, और फिर वो उन रिश्तेदारों की भी कॉल आई जो पहले कॉल नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका रिजल्ट आया था तो आपके इर्द गिर्द कौन था, और आपके भी यही मौजूद? मैं मरी में था जी, मैं मोटरवे पुलिस में था, एक ट्रेनिंग के ऊपर मरी में हम गए हुए थे। सरमद सईद साहब उस वक्त लेक्चर दे रहे थे। एक दोस्त ने मुझे कॉल की, उसने कहा जी रिजल्ट का क्या बना? मैंने कहा आ गया। उसने कहा आ गया। मैं लेक्चर रूम से निकला, बाहर वाशरूमों के सामने कुर्सी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर बैठ गया, और एक जाने वाला बंदा था FPSC, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा रिजल्ट चेक करके बताएं। उसने कहा मैं भी चेक करके बताता हूँ। और मैं उसको दुआ कर रहा था कि अल्लाह मियाँ मुझे पोस्टल ही दे दे, कोई ग्रुप दे दे, मतलब आई एम रेडी फॉर इट, बस हो जाए, कहीं हाँ। हो जाए, मैं एलोकेशन मेरी हो जाए, मैं एक मेरा जो है वो आगे जो है वो मामला चला जाए। 5 से 10 मिनट के बाद में मतलब उस दोस्त की कॉल आई, उसने मुबारकबाद दी, एंड आई वाज स्पीचलेस। कोई पूरा रात तक, इवन घर वाले जब उन्होंने बात की तो उन्हें बता मैं रहा था कि मेरा PS हो गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था रहा, जिस तरह मैं एक स्पॉट से एक लहजे में उनसे बात कर रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि इतनी बड़ी शायद न्यूज़ होती है कि बंदा इसके नीचे टोटली जो है वो दब जाता है। उसामा से रह गया। उसामा, आपका रिजल्ट आया 15th पोजीशन, इर्द गिर्द कौन था और कहाँ पे थे और किस तरह बताया फिर सबको? मिस एज द रिजल्ट वाज एक्सपेक्टेड दैट डे, तो ये रिजल्ट अमूमन सेकंड टाइम आता है। ठीक है। तो मुझे था कि सुबह उठूंगा, सारा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा रिजल्ट का। बेहतर यह है कि रात को जागता हूँ, सुबह सो जाऊंगा, और जब रिजल्ट आएगा उसी नींद आ वक्त गई थी जागूंगा। वैसे। मैं सारी रात जागता रहा ना, हाँ। तो फिर मुझे सुबह नींद आ गई, ठीक है। और मैं सोया, और 2 बजे मैं जागा, और मेरी वालदा ने उस वक्त मेरे से आके पूछा कि कोई रिज़ल्ट की कोई खबर है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि नहीं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया। एंड मैं मदर वेंट आउट ऑफ द रूम, और मैं फ़ोन ही यूज़ कर रहा था, और सडनली अ लिस्ट केम, a PDF file came, and this is how the things began to change। and I opened at least, और पहले ही पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम देखा, और दिल से अल्लाह ताला के शुक्र। 2-3 बार चेक किया, कई दफ़ा होता है हमें खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई लिस्ट में नाम है या नहीं है। समटाइम्स इट हैपेंस। तो
इस तरह का कोई मामला हुआ कि मेरा ही नाम है, वल्दियत क्या है, सारा कुछ? अच्छा 2-3 दफ़ा चेक करने की नौबत तो नहीं आई, लेकिन मैंने बड़ी तसल्ली से रोल नंबर देखा, ये रोल नंबर मेरा ही है, हाँ। 0122652, दिस वाज माय रोल नंबर। तो मुझे मेमोराइज था, लकी तो नंबर्स पे। हाँ, हाँ। तो दिस इज हाउ आई गॉट श्योर कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने करम का मामला फरमाया। तो आपका कोई रोने वाला सेशन नहीं हुआ? एक चीज और मैं इनको बता रहा था कि बड़ी अजीब बात यह है कि मेरी क्लास के बीच में ना रोल नंबर की बात हुई है तो इनके रोल नंबर साथ साथ ही हैं। फसल उसामा रोल नंबर आपका 68, राइट सर। उसामा 68 रोल नंबर, और मोहसिन 72 रोल नंबर, और समिया 75 रोल नंबर। मैं बच्चों को ज्यादा रोल नंबर से जानता हूँ, पहचानता हूँ। हाँ। तो मतलब इट वाज सरप्राइजिंग कि ये तीनों इतने साथ वाले रोल नंबर और तीनों पीएस के बीच में आए, Nice. यानी कि 68 से 75 के दरमियान में कोई आई गॉट lucky- 3 एलोकेशन। लकी माशाल्लाह, लकी नंबर्स। कि बेसिकली हमने एक काबिल तरीन बच्चे चुनने का एक मैकेनिज्म शुरू किया था कि अच्छा। जो अच्छे ज़हीन बच्चे हैं उनका हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उनको हम मेंटोरशिप उनके ऊपर करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि ऐसे बच्चों के ऊपर टाइम लगाना कि जो शायद एवरेज से बिलो हों वो एक टाइम का वेस्टेज है। तो उसके लिए फिर मैंने और कुछ दोस्तों ने, कासिम भाई ने, कासिम अली शाह साहब ने, हमने मिलकर एक टेस्ट कंडक्ट किया और उसके बीच में मेरिट के ऊपर बच्चे कुछ जो है वो सिलेक्ट हुए। ये तीनों बच्चे जो हैं अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उस बैच के बीच में सिलेक्ट हुए ठीक है। और फिर ये हमारे पास आए। माशाल्लाह, इसका मतलब आप लोगों ने पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे उठाए, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट इस एग्जाम में वो नहीं अपना मार्क ऐसा बना ही पाते। है, बिल्कुल तो ऐसा है। मोहसिन, क्या चेंज आया एज अ मेंटोर? इनको कैसा पाया? मेमोरीज क्या हैं? क्या बहुत सख्ती करते थे या ट्रिक्स बड़ी अच्छे तरीके से बताते थे? क्या सीन था? मिस फॉर मी सर आसिम रज़ा इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि मेरा केस डिफरेंट इसलिए है कि आई एम विजुअली चैलेंज्ड। मेरी थ्रू आउट अर्ली एजुकेशन भी स्पेशल नीड्स एजुकेशन में मैंने कंटिन्यू की। उसके बाद मेरा जो मोड ऑफ लर्निंग है वो ऑडियो लिंगुअल है या लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग सॉफ्टवेयर्स, लेक्चर्स सुन के उन्हें नोट डाउन करना, कंप्यूटर पर टाइप करना। ठीक तो ये जो ऑनलाइन मीडियम था सर आसिम का थ्रू जूम, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था। इवन फिज़िकल क्लासेस मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी, ट्रांसपोर्टेशन का इशू, घर से बाहर रहने का इशू। तो सर ने जो पढ़ाया वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक उसने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया। सेकंड पॉइंट, सर से डांट बिल्कुल पड़ती थी, सर अप्रिशिएट भी करते थे, मुझे अभी भी याद है स्टिल। कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए और चूज करने में कितना हेल्प आउट किया और क्या सोचा हुआ था वो? क्योंकि एक सब्जेक्ट को चूज करना और वो 12 एक 6 कंपलसरी है, 6 ऑप्शनल हैं, तो वो एक बहुत बड़ी फटीग होती है। तो उसको किस तरह से आपने? हाँ, इसमें भी सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। सर हमें 6 से ज़्यादा ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर ठीक हो गया। 6 हमने ऑप्ट करने होते, सर हमें 8-9 सब्जेक्ट पढ़ा देते ठीक हैं हो गया। कि बच्चों आप ये सब एक्सप्लोर कर लो, फिर आपके इंटरेस्ट और हम जो सब्जेक्ट अच्छा स्कोर देते हैं उसके साथ हम चलेंगे। एक स्टूडेंट को कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है अगर उसे सीएसएस करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो कितने आवर्स दिन में लगाने हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जी 24-24 घंटे पढ़े तो फिर सीएसएस होता है, इतनी मिथ्स हैं इसको लेके। आप बताएं कि कितने प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो चाहिए होते हैं, क्या चीज़ें जो शुरू से स्टार्ट करें तो दे कैन कम्पीट? अच्छा, तो ये मिनिमम 1 साल का सफ़र है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उस 1 साल के सफ़र के अंदर भी आपने मिनिमम एवरेजली कोई 8 घंटे जो है वो पढ़ाई के ऊपर लगाने हैं, 8 घंटे प्रोडक्टिव। अब इसको ज़्यादा कम क्या चीज़ करती है? वो ज़्यादा कम ये करती है कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, आपकी रिटेनिंग पावर क्या है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को सीख जाते हैं। जो जल्दी सीख जाता है वो 2 घंटे कम भी कर सकता है, जो स्लो है वो ज़रा ज़्यादा भी कर सकता है। पर्सन टू फिर एक्सटर्नल हेल्प कितनी अवेलेबल है? मतलब जिस तरह हम एक क्लास में एक अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो उस ऐसे को पढ़ाने के लिए मैंने कोई 1800 जगहों से जो है वो खुद पढ़ा हुआ होगा। बच्चे को वो 40 मिनट में 50 मिनट में चीज़ जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी ने खुद से पढ़नी है तो उसको ज़्यादा तमाम जगहों के ऊपर खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्या ऐसी ट्रिक्स हैं कि इसने जैसे बताया और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स में वो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, तो एज अ मेंटोर आप क्या ट्रिक्स देते हैं? सीएसएस का ऐसे 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ। ठीक हो गया। होता ये है कि हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती कि एग्जामिनर ने इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। वो ढूंढ क्या रहा है। अगर आपको पता चल जाए कि वो ढूंढ क्या रहा है तो आप वो चीज़ उसको देना शुरू कर देते हैं और वो पास कर देता है। ठीक हो गया। 3 चीज़ें जिसकी वो तलाश में है, उसमें सबसे पहली चीज़ है मटेरियल। ठीक। वो आपका मटेरियल देखेगा, मटेरियल के बीच में 3 चीज़ें देखेगा। उसमें देखेगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं, व्हाट ओसामा सेड। रेलेवेंट से मुराद ये है कि जो सवाल उसने पूछा है एग्जैक्टली उसका जवाब है कि नहीं।
जिस टोन में पूछा है उस टोन में जवाब है कि नहीं, जिस अंदाज में पूछा है उसमें जवाब है कि नहीं। दूसरे नंबर पे उसकी क्वालिटी क्या है मटेरियल, भाई पाकिस्तान के बीच में महंगाई क्यों है, ये बात आप किसी 10वीं के बच्चे से पूछें वो भी जवाब देगा, किसी 12वीं वाले से पूछें वो भी देगा, किसी माहिर इक्तिसादियात से पूछें वो भी जवाब देगा, लेकिन जवाब में फर्क होगा ना। जी, ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल है जो आप उसको दे रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आप जो बात करेंगे वो 10वीं और 12वीं के बच्चे के नहीं होंगे, एक एक्सपर्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि एक बिगिनर, लेट्स सपोज मैं एज अ बिगिनर सीएसएस करना चाहती हूँ, कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, सबसे पहली चीज उसको क्या करें? नहीं, ये आप स्टूडेंट से पूछें। क्यों बच्चों, आप तीनों बताओ, अगर एज ए बिगिनर कुछ शुरू करना हो तो क्या? मोहसिन आप बताएं, फिर समी आप, फिर उसामा आप, क्या टिप देंगे? पहला स्टेप किए सर। एज अ बिगनर फर्स्ट स्टेप, जैसे आप कहते हैं कि नो इंग्लिश नो सीएसएस, पहले अपनी इंग्लिश पे ज़रूर काम करना चाहिए। इसकी फाउंडेशन हमें यूनिवर्सिटी पीरियड से ही या कॉलेज पीरियड से ही उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री या ग्रेजुएशन के लेवल तक हमें सिलेबस को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर किसी अच्छे मेंटोर की, जैसे सरासिम है, फिर इनका हाथ पकड़ के या इनसे गाइडेंस लेके स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, और फिर उस ट्रैक पे चलना शुरू कर देना चाहिए। समिया, बिगिनर क्या करे? Sir, first of all, I would like to mention that English grammar is the key to pass CSS. तो सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर पे काम करना चाहिए। उसके बाद ये कि आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल इतना होना चाहिए कि आपको कोई भी बात, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं था, क्रिमिनोलॉजी आपका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अगर आपको बात समझाई जाए, राइट गाइडेंस मिल जाए, तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। और जब समझ आ जाए तो फिर आपको अपने वर्डिंग में उसको लिखनी भी आनी चाहिए, क्योंकि रटा तो चलता नहीं है CSS में। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू मी। सर, वाइल आई एग्री कि इंग्लिश इज़ द फाउंडेशन ऑफ सीएसएस और एक बुनियादी अंग्रेज़ी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और साथ आपको बाकी सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। लेकिन अब इंग्लिश भी करनी है तो कैसे करनी है? बिगिनर का सवाल ये होगा कि इंग्लिश करूँ तो कहाँ से करूँ, क्या चीज़ करूँ, कितनी करूँ? लिहाजा सर मैं कहूँगा बिगिनर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ही शुड फाइंड द राइट मेंटोर, द राइट पर्सन हु प्रेफरेबली हैज़ वॉक्ड द पाथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उस इंसान को जब पकड़ लें फिर उसके कहे के मुताबिक चलें। अच्छा, इन बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि सबसे पहले ना आपने इस मकसद को और इस मिशन को ओन करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। That's the first इन one. तीनों बच्चों के बीच में एक जो चीज़ सबसे कॉमन थी ना, वो ये थी कि इन्होंने अपने इस मिशन को ओन किया हुआ था। इनकी जिंदगियों का ओढ़ना बिछोना, उठना जागना, ये CSS था। मेरी बात हो रही थी मोहसिन से, तो ये पूरी मिसालें मुझे दे के समझा रहे थे कि जब हम कहीं वॉक करने के लिए भी जाते थे ना, तो जो मैंने ऐसे में पढ़ाया हुआ है वही लफ्ज़ एक दूसरे के साथ यूज़ कर रहे होते थे, आम रूटीन के बीच में भी, आम जिंदगी में किसी को मैसेज करते हुए, बात करते हुए। तो जो पहली तीन चीज़ होगी वो ये होगा कि आप एक फैसला कर लें कि ये रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल है, मेहनत वाला है। मेहनत वाला ज़्यादा एक प्रॉपर वर्ड है, और इसके ऊपर कई डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। लंबा रास्ता है ना, बंदा थक भी जाता है, घर वाले भी कह रहे होते हैं कि तू की करता है, तू तो वेला रहना है, कुछ नहीं कर, बाकी जो है वो कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, प्रेशर्स भी होते हैं, बेशुमार चीजें हैं ना। बाज़ औक़ात ये 1 2 3 4 5 साल तक भी सफर जो है वो चला जाता है। तो फिर इतना सब्र करके चलने के लिए आपको एक फैसला करना है कि जी यस। उसामा, आप बताएगा कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज जो है वो क्या होनी चाहिए व्हेन यू वांट टू डू CSS, क्योंकि आप तो भी करके निकले हैं, अभी भी आप लोगों ने पिछले पूरे साल 1.5 साल मेहनत की है, तो क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जो आप रिकमेंड करेंगे हमारे देखने वालों को? मिस आई वुड से कि आपको अपनी पूरी जर्नी प्लान करनी चाहिए। ठीक हो गया। जिस तरह अगर किसी ने 2027 की अटैम्प्ट देनी है, जो कि अपकमिंग अटैम्प्ट है, तो एग्जैक्टली काउंट करना चाहिए कि कितना टाइम बाकी है। 9 माह बाकी हैं, 9 माह में मैंने 12 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूँ? इंग्लिश अगर मेरी वीक है, मैं उसको कितने आवर्स दूँ? एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। दिस इज़ द आई वुड से कि द कोर पिलर ऑफ द होल स्ट्रेटजी टू डू CSS। मुझे मोहसिन आप बताइएगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के हवाले से, और साथ ही एक सवाल कि जो सपोर्ट होती है जर्नी की वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जैसे मेरे फेलोज़ ने भी, मुझे फेलोज़ ने भी बताया कि प्लान बहुत ज़रूरी है। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। सर भी हमें कहते थे कि आप ये टारगेट ना रखेंगे हमने 4 घंटे पढ़ने, 8 घंटे, आप ये टारगेट रखेंगे टॉपिक ये है मेरे पास, और इसे मैंने आज के दिन में या जितना ह्यूमनली पॉसिबल है वीकली, मेरे पास एग्ज़ाम्स के पीरियड तक कितना टारगेट है,
तो उस तरह ऑर्गेनाइज करें, डेट विल बी मोर प्रोडक्टिव। एंड सेकेंडली सपोर्ट डेफिनेटली बहुत मैटर करती है, इट प्लेज अ डिसाइसिव रोल। सब्जेक्ट चूज करने में जो तो कंपलसरी है वो तो कंपलसरी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर कई दफ़ा लोग चूज करते हैं अपने अपने दिल से जो उनको लग रहा होता है कि अच्छा ये, बट वो उसमें स्कोर नहीं कर पाते। अच्छा, सब्जेक्ट्स रोल प्ले करते हैं। मसलन हम जब अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स चूज करवाते हैं, जो 3 4 5 क्राइटेरियन हमने रखे हैं, वो मैं आपके सुनने वालों के लिए बता देता हूँ, उनके लिए हेल्पफुल होंगे। एक तो स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है जी। आपने ये चीज़ देखनी है कि जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। जिन सब्जेक्ट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो, मसलन एक साल बहुत ऊपर अगले साल बहुत डाउन, ये बहुत रिस्की हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। आपको सब्जेक्ट वो चुनने हैं जो 5 सालों में 3 साल एवरेज से ऊपर वाले नंबर दे रहे हैं। एक स्टेबिलिटी का एक हमें फैक्टर जो है उसके बीच में नजर आ रहा होता है। एक बात ये होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि आप सब्जेक्ट वो चुने जिस सब्जेक्ट के बीच में आपकी रिसेप्शन ज्यादा हो। मैं तमाम सब्जेक्ट एक जैसे पढ़ नहीं सकता। मैं आपकी तरफ आऊंगी मोहसिन, मुझे बताइएगा कि क्या मेंटोर के बगैर सीएसएस क्वालिफाई किया जा सकता है? रेयर केसेस ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके थ्रू किया हो, लेकिन फिर उनकी जर्नी लंबी हो जाती है। जहाँ वो 1 साल में 2 साल में कर सकते थे, हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने 5-5 7-7 साल भी इस जर्नी को दिए हैं। अगर मेंटोरशिप मिल जाए, एक मैंने जुमला सुना था कि किसी मेंटोर की, किसी उस्ताद की कंपनी में 10 मिनट बैठना 10 साल की रियाजत से बेहतर होता है। क्या बात है। तो अगर इस चीज़ को नज़र में रखें तो आई थिंक गाइडेंस इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। सम्या, क्या पॉसिबिलिटी है? आई एग्री विद हिम कि गाइडेंस, राइट गाइडेंस के बगैर सीएसएस पॉसिबल नहीं। उसामा? Miss, without mentor, CSS can be done, but without guidance, it cannot be done. क्या बात है जनाब। कि मुझे अब ये बताइएगा प्रेशर के हवाले से, एग्ज़ाम का प्रेशर कितना होता है सीएसएस का? क्योंकि एक आपको होता है और फिर उसके अलावा एक आपने पूरी साल की तैयारी की हुई होती है और फिर एग्ज़ाम में आपने खुद को प्रूव करना है। कुछ लोग तो वो प्रेशर ही टैकल नहीं कर पाते। तो मोहसिन, आप बताएं पहले। एग्जैक्टली मैम, प्रेशर होता है, हमें अपना होम स्टेशन छोड़ना होता है, समटाइम सेंटर बाहर होता है, वहाँ पे सेटल होना, फिर एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं ये भी और 6 दिन में हमने 12 एग्ज़ाम देने थे। वो हेक्टिक रूटीन होती है, नींद पूरी नहीं होती। तो इसके लिए हमें अपनी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ पर बहुत काम करना चाहिए ड्यूरिंग दिस जर्नी। एक्सरसाइज को टाइम देना चाहिए, कुछ ऐसे वर्कआउट करते रहना चाहिए ताकि हम एग्जर्शन, वो जो 6 दिन की एग्जर्शन है, ऐसा ना हो 5वें 6ठे दिन जाके हमसे लिखा ही ना जाए, राइटिंग प्रैक्टिस ही ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि राइटिंग प्रैक्टिस भी हम ठीक हो गया, रिगरस वो स्टार्ट पहले करते हैं। आप बताएं क्या प्रेशर होता है, उसको कैसे टैकल करती हैं? प्रेशर तो, मतलब आपने प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन ये कि वही जैसे मूसा ने कहा कि हमें थ्रू आउट स्टार्टिंग हमें जो है एक मिनट सॉरी तो करती है, आप सब में इतना इत्तेफाक कैसे? जो मोहसिन ने कहा, जो सामा ने कहा, जो सर ने कहा, ये आपने कुछ किया है? क्या कराया आपने अपनी एक ही जगह से? एक्चुअली प्रोडक्शन एक ही है ना, वो एक साथ से बने हुए लोग हैं। तो अच्छा, हाँ सॉरी, आप बताएं। तो मैं बता रही थी कि हमें स्टार्ट से ही जो है ना वो अपनी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, जो कि मैंने भी ऐसे ही किया था। स्टार्ट से मैंने जो है स्ट्रेस हैंडलिंग के लिए मैं डीप ब्रीदिंग किया करती थी, वॉक करती थी और फिजिकल एक्सरसाइजेस करती थी। ऑल्दो मुझे देख के लगता है कि नहीं चाहिए एक्सरसाइज, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस होता है और सारा दिन हम बैठे रहते हैं उसकी वजह से, तो फिर ऑब्वियसली वो हमें सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आई वुड से कि मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी अपनी इस जर्नी में, कि अगर मैं थक गई हूँ सारा दिन पढ़ने के बाद तो इशा की नमाज फिर मैं ये सोच के नहीं छोड़ती थी कि अगर मैंने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया है तो मैं नमाज क्यों छोड़ दूँ। तो हो सकता है नमाज छोड़ूँ तो ये सीएसएस ना हो, बस ये डर लगा रहता था और नमाज जो वो मैंने नहीं फिर माशाल्लाह जी। आप बताएं सामा। मिस, आई कम्प्लीटली एग्री के सीएसएस की सारी जर्नी में स्ट्रेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी, और ये मुख्तसर भी हो सकती है, 1 साल तक की भी हो सकती है, ये बहुत लेंथी भी हो सकती है। मेरे एक दोस्त हैं, ही ग्रेजुएट इन 2016 एंड ही क्वालिफाइड सीएसएस इन 2025। अभी 26 में एलोकेशन हुई है, 10 साल की जर्नी रही, और लिहाजा एक लंबी जर्नी होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड दैट इज़ वाई आई हैव मेड एन ओपिनियन कि जो सीएसएस की जर्नी है ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल जर्नी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल जर्नी के साथ साथ एक फिजिकल, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। इंटेलेक्चुअली भी आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, फिजिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। कि आप 8-10 घंटे अगर बैठ रहे हैं तो आपको अपना बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि आप 8-10 घंटे बैठ सकें और ये आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें। और फिर वेरी इंपॉर्टेंटली एक स्पिरिचुअल जर्नी, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद ऑलमाइटी अल्लाह, विद योर पेरेंट्स, ताकि आप स्ट्रेस से, प्रेशर से,
फ्री रहें। बहुत शुक्रिया, बड़े खूबसूरती के साथ आप तीनों ने इसको जो है वो वाइंड अप किया। आसिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपके सक्सेसफुल बच्चे आपके सामने स्टूडेंट्स थे, अब ऑफिसर्स बन गए। आप पहले थे अपनी फैमिली में, आई नो कि आपने उसके बाद अपनी सिस्टर को, अपने डिफरेंट लोगों को इर्द गिर्द, उनको भी इस तरफ लेकर आए। तो ये जो एक ऐसा इंसान जो खुद बन जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बन जाते हैं, वो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा बने, तो ये आपके अंदर कैसे चेंज आया? क्या डिफरेंट था आपकी पर्सनालिटी में? इंसान के अपने इख्तियार में शायद कुछ है नहीं। अगर कोई चीज़ मुझसे खैर की हो रही है तो मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ, दिल से कन्विंस्ड हूँ कि ये अल्लाह की अता है। जो मैं सोचता हूँ, जो ख्याल मेरे दिल में अगर कोई आता है, दिल में ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला खैर तकसीम करने वालों में मुझे शामिल रखे, बेशक अदना सा ही रख के क्यों ना शामिल रखे, तो ये भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है। तो इन बच्चों से भी जब ये ऑफिस आया भी तो मैं बेसिकली यही डिस्कस कर रहा था, ये अल्लाह ताला की अता है, वो हैव बीन चोजन, हमें चुना जाता है एक मकसद के लिए, और ये इनके लिए मंजिल नहीं है, ये दरअसल एक नए सफ़र का आगाज़ है। इस पूरी प्रेपरेशन की जर्नी के बीच में हम दरअसल लाशऊरी तौर पर एक अल्लाह मियां को एक अपना सैंपल दिखा रहे होते हैं कि अल्लाह मियां, हम इतने मेहनत करने वाले, इतने काम करने वाले लोग हैं, हम 12, 13, 14 घंटे हम काम कर सकते हैं। यही होता है ना, हम पढ़ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन, समिया, उसामा, आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आसिम रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये बड़ा मच नीडेड टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ जो अपना प्रोग्राम है डिस्कवर एक्सक्लूसिव, उसका इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।